उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक हैं। उससे पहले सारी पार्टियां जो है अलग अलग बैठकें कर रही हैं। आज भी समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज की एक अलग बैठक करी है। उसमें अखिलेश यादव ने तमाम जो राज्यों के ज़िले के जो लोग हैं ब्राह्मण समाज के, उनको भी बुलाया था। इसी को लेकर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी जी। सर, समाजवादी पार्टी की आज एक बड़ी बैठक हुई है, ब्राह्मण समाज की जो है बैठक हुई है, सर क्या कहेंगे? प्रतिदिन पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो स्टेट की कमेटी है, जनपद स्तर की कमेटी है या विधानसभा स्तर की कमेटियों का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। पीडीए का जो फार्मूला, जो मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, उसको लेकर के समाजवादी गांव-गांव, द्वार-द्वार जो ग्रामीण अशिक्षित हैं, असंगठित हैं, उनको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। खास तौर से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उपेक्षित समाज है, समाज के वो सभी लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, किसी भी तरह का अन्याय, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, मकान बुलडोज किए जा रहे हैं, फर्जी कहानी बनाकर इनकाउंटर किया जा रहा है और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गिरती हुई कानून व्यवस्था से जनता बहुत निराश है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता हर जगह पहुंच करके अपने अपने क्षेत्र में जहां जिसकी औकात जितनी है उस हिसाब से लोगों को जोड़ना और जो एक प्रयास है सत्ताधारी दल के लोगों का कि वो समाज को धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जनता की जो जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसकी तरफ से ध्यान हटाएं और तमाम तरह के समय समय पर खुराफात कहे जाते हैं, परोसे जाते हैं, उनसे जनता को जागरूक किया जाए। पूरे देश के लोग बड़ी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी और उनका जो एनडीए गठबंधन है उसका मुकाबला पूरे देश में अगर सही मानों में किसी के पास करने की क्षमता है तो वो समाजवादी की है। ये समाजवादी पार्टी ने ही 2024 के चुनाव में जब 400 पार का नारा दिया गया तब उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीतने का बार बार नारा और डंका बजाया गया, लेकिन समाजवादियों ने, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनका डंका बजाया नहीं बल्कि डंका फाड़ दिया, ऐसा बजाया। सारे कुकर्म करने के बाद, बेईमानी के बाद बमुश्किल 33 सीटें जीतने में वो सफल हुए। समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटों पर और अपने सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटें जिताने में सफलता हासिल की। तो पूरे देश की एक उम्मीद भरी निगाह समाजवादियों की तरफ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ है और सबने ये उम्मीद लगा रखी है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में, जो देश का कलेजा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है, 403 विधानसभा की सीटें हैं। जिस तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी ने पराजित किया था, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी एक ज़बरदस्त विजय श्री हासिल करेगी और भाजपा को सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करके उत्तर प्रदेश में संविधान के रास्ते से चलने वाली, कानून के अनुरूप काम करने वाली, दुखियों को, सताए हुए लोगों को न्याय देने वाली एक सरकार का गठन करेगी, ऐसी हम सब उम्मीद कर रहे हैं।
सर भाजपा कहती है कि वो पीडीए की बात, भाजपा कह रही है वो पीडीए की बात करते हैं और जो है तमाम वर्ग जो है हमारे साथ जुड़ रहा है और ब्राह्मण खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज पांडे खुद भी आए हैं। देखिए, वो किसी ब्राह्मण की किसी अ, जात के नाम लेके या धर्म का नाम लेके जो भी बात कहें, समाजवादियों को बस ये कहना है कि जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसे सताया गया, जिसके साथ अन्याय हुआ, वो सब पीडीए है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस सताए हुए लोगों की आवाज़ बन करके समाज में खड़े हैं और अत्याचार और जुल्म करने वालों का मुकाबला कर रहे हैं। सर ओपी राजभर का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी से सांसद जो विधायक हैं वो व्याकुल हो रहे हैं भाजपा में आने के लिए। देखिए, उनके बयान पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अब उन्होंने ये बयान किस प्रसंग में दिया है, किसी बयान के, वो बयान कुछ होता है और उसका अर्थ कुछ होता है। हो सकता है बीजेपी वालों को कुछ संकेत दे रहे हों। सावधान रहना चाहिए बीजेपी वालों को। ओम प्रकाश राजभर जी का जो इतिहास है उसको देखें लोग। असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो भी अब चाह रहे हैं कि वो गठबंधन कर लें आप लोगों के साथ। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं, इस पॉलिसी पर अगर असदुद्दीन ओवैसी से हमें गठबंधन करने को कहा जाए समाजवादियों को, तो मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सलाह दूंगा कि भाई अगर असदुद्दीन ओवैसी उनसे समझौता हो सकता है तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से क्यों नहीं हो सकता। वो भी तो धर्म को आगे करके राजनीति करने की बात कर रहे हैं और यही बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। दरअसल अपने लंबे प्रयास के बाद आरएसएस के लोग आज हताश हैं, उदास हैं। उत्तर प्रदेश में वो लाख चाहे कि समाज को हम बांट दें नफरत की आग में, धर्म के नाम पर एक गहरी खाई खन लें, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बमुश्किल 10% लोगों को वो अपनी आइडियोलॉजी के प्रति कट्टर बना पाए। 90% उनके काबू के बाहर है। उनके विशेषज्ञों ने एक योजना बनाई है। अब ये कैसे संभव होगा, ये 90% तो नहीं मान रहे हैं, धर्म के नाम पर एकत्रित होने को नहीं तैयार हैं, जिसका परिणाम 2024 में देखा सबने प्रयास करके। तो अब उन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे जैसे लोगों को ये सौंप दिया कि अब आप मुसलमानों को एकत्रित होने और धर्म के नाम पर धर्म को आगे करके राजनीति को बढ़ावा देने का जब काम करोगे, तो ऑटोमेटिक इसके रिएक्शन में जो दूसरे 90% हमारे हमवतन भाई हैं जो बीजेपी के झांसे में नहीं आ रहे हैं, आरएसएस के झांसे में नहीं आ रहे हैं, वो भी उनके साथ उनका बड़ा हिस्सा जुटेगा। वो अपने प्रयास से तो एक तरह से निराश हो गए। हाँ, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानते हैं, वो संविधान के अनुरूप समाज में कैसे बदलाव लाया जाए, दुखी को, पीड़ित को, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ उन सबको कैसे न्याय दिया जाए, उसमें मुसलमान भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के सभी, चाहे वो सिख भाई हों, ईसाई हों, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हों या हमारे हिंदू भाई हों, उनमें से जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है, हुआ है, उन सबको न्याय देने की बात, ये बड़ा दिल लेकर के समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का हौसला लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके देश में एक मजबूत समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने की ओर अग्रसर है। एक आखिरी सवाल रहेगा, टीएमसी में बड़ी फूट देखने को मिली और उसके बाद जो है शिवसेना जो उद्धव गुट है उसमें भी फूट देखने को मिली है। देखिए, ये एक प्रयास किया जा रहा, कराया जा रहा।
लोकतंत्र में इस तरह की तोड़ फोड़ कराया जाना ये बहुत अफसोसनाक है। जो लोग टीएमसी से कोई सपना लेके टूटे हैं, आज अपने आप में सोचना चाहिए उनको कि वो कहाँ खड़े हैं। वो तो एक बड़े सागर से निकल करके लगता है किसी गढ़ही में डुबका लगा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी में विलय किया इन लोगों ने, एनसीपी करके कोई पार्टी है, जिसके पास अपना न एक एमएलए है, न एक एमपी है, न राज्यसभा में कोई मेंबर है उनका, न विधान परिषद में कोई सदस्य है उनका। ये पार्टी तो बस एक पार्टी बना के खड़ी कर दी गई और उसकी लैटरी खुल गई। भाजपा इन लोगों को अपने पास लेगी नहीं। अभी तो देखिए ना, वो उसमें 20-21 जो भी टूट के अलग हुए उनको कहीं ज्वाइन करा दिया गया। उसका राष्ट्रीय महासचिव कहता है हमारे यहाँ कोई ऐसी ज्वाइनिंग की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। उस पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब खुद ही शर्म आएगी, देखिएगा अभी फिर टूटेंगे। अब उसमें से जो काम लायक होंगे बीजेपी के, अब 21 हो गए, तो उसमें 14 को तोड़ के जो काम लायक है उसको सीधे भाजपा में ले लेगी और जो बाकी उनको कूड़ा नजर आएंगे उनको कूड़ेदान में फेंक देगी। ये जो गए हैं लोग, ये अपने नसीब पर रोएंगे। बंगाल की जनता आज भी ममता दीदी के साथ है और ममता दीदी ने जिस तरह से बंगाल में आम जनता की सेवा की है, एक हवाई चप्पल पहन करके, एक सादी साड़ी, खादी की एक साड़ी धारण करके, एक ऐसे मकान में जिसमें कल्पना भी न की जा सके कि सूबे, इतने बड़े सूबे का कोई मुख्यमंत्री ऐसे रह सकता है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के ड्राइवर साहब लोग भी ऐसे नहीं रहते। जिस तरह से ममता दीदी ने एक संत का जीवन जिया है और उनके साथ सत्ता के नशे में जो कुछ छल हुआ है, एसआईआर के नाम पर जो वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटा गया और बेईमानी करके चुनाव आयोग को अपने पक्ष में करके सेंटर की फोर्स का दुरुपयोग करके, सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके जो परिणाम आया है, देश दुखी है, देश की जनता दुखी है। और आने वाले दिनों में देखिएगा एक तूफान की तरह रिटर्न कराएगी ममता बंगाल में, फिर एक तूफान की तरह रिटर्निंग होगी। 3 साल बाद जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो देखिएगा इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो लोग उनके साथ गद्दारी करके गए हैं, इनमें एक भी रिटर्न नहीं हो पाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।